सारे पाकिस्तान में इसने पानी छोड़ दिया है हमारा जलसा रोकने के लिए। इंशाअल्लाह ताला मगरिब का वक्त है, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ कि इस निजाम को नहीं चलने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत कायम रहेगी या घर जाएगी? एनआरओ मिलेगा या पीडीएम रहनुमा जेलों में जाएंगे? आर होगा या पार होगा? सफा पलटा जाएगा या अपोजिशन की उम्मीदों की काया ही पलटी जाएगी? कौम की नजरें इन सवालात के जवाबात पर मरकूज हैं। शहर इक़्तिदार में सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता ही चला जा रहा है। पीडीएम में शामिल तमाम सियासी जमातों ने मुस्तकबिल के लाएहमल के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली है। हुकूमत को घर कैसे भेजना है, इस हवाले से फैसले कर लिए गए हैं। दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा देंगे। कौमी और सूबाई असम्बली दोनों की, तमाम मुल्क के। कल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा। उस इजलास में मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन और मुल्क के मुख्तलिफ डिवीजनल हेड क्वार्टर में जलसों और मुजाहरों का शेड्यूल तय किया जाएगा और साथ ही ये फैसला भी किया जाएगा कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब किया जाए। लाहौर का जलसा तारीखी होगा और ये हुकूमत के लिए आखिरी कील साबित होगा। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कहा जा था कि दिसंबर हुकूमत का आखिरी महीना साबित होगा, लेकिन अब बताया यह गया है कि अपोजिशन जमातें 31 दिसंबर तक अपनी क़यादत को इस्तीफे जमा करवा देंगी। जबकि इजलास में साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की जानिब से तजवीज़ ये दी गई थी कि इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान के पास जमा करवाए जाएंगे। बहरहाल अब तक यही फैसला सुनाया गया है कि इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास नहीं बल्कि अपनी अपनी पार्टी क़यादत को दिए जाएंगे। इस्तीफे सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली से दिए जाएंगे, जबकि इससे पहले खबरें आ रही थी कि सिंध असम्बली से इस्तीफे ना देने का भी फैसला जो है वो कर लिया गया है। और इससे पहले बहुत से तज्ज़िये भी इस हवाले से होते रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी जो है सिंध में हुकूमत छोड़ने के लिए ना माने। लेकिन अब जब सूबाई और कौमी से इस्तीफे देने का ऐलान किया गया तो उस वक्त तमाम जमातों के सरबराहान भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मौजूद थे। पीडीएम इजलास के बाद ये बताया गया कि स्टीयरिंग कमेटी कायम की गई है जो कल इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की तारीख का फैसला करेगी। होने क्या जा रहा है, कैसे होना है, इस हवाले से आज के इजलास के बाद कोई भी चीज वाज़ेह तौर पर तो सामने नहीं आ सकी है। पीडीएम का प्लान है क्या, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि 13 दिसंबर के जलसे में भी कुछ बड़े ऐलानात मुतवक्की हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से बात भी की कि हुकूमत को फर्क पड़ेगा, हुकूमत हिल चुकी है, बस धक्का देने की जरूरत है। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान की बात की जाए तो अखबारात के एडिटर से मुलाकात की है आज उन्होंने। अपोजिशन के असम्बलियों से इस्तीफों की धमकी पर ऐलान उन्होंने किया कि मैं अपोजिशन से ज्यादा पुरएतमाद हूं, इस्तीफे देना अपोजिशन का हक है, इस्तीफे दिए गए तो नशिस्तों पर इलेक्शन करा दूंगा। अपोजिशन हमें उलझाना चाहती है। एनआरओ और करप्शन के अलावा हुकूमत अपोजिशन से बात करने को तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि करप्ट पॉलिटिकल एलीट निजाम नहीं चलने दे रही, लेकिन ये निजाम चलेगा। मुश्किल वक्त है लेकिन मुझे ये भी पता है कि जीत मेरी ही होगी। वज़ीर आज़म ने यह भी इंकशाफ किया कि चंद मुल्की इत्तेहाद पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहता और इस सारे अमल के पीछे एक पूरा प्लान मौजूद है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने एक बार फिर से वाज़ेह किया कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हम एक पेज पर हैं। इस सब सूरत हाल में कई अहम सवालात भी जन्म ले रहे हैं कि क्या पीडीएम के आज के ऐलानात में कोई ऐसी चीज सामने आई कि हुकूमत घर जाती हुई दिखाई दे रही हो? क्या पीडीएम वाज़ेह तौर पर कोई हतमी फैसला करने में कामयाब नहीं हो सकी? इस्तीफे असेंबली में कब जमा करवाए जाएंगे? क्या इस्तीफे कबूल होंगे भी या नहीं? इससे बढ़कर ये कि क्या तमाम अरकान अपने इस्तीफे जमा भी करवाएंगे? इस्लामाबाद की तरफ मार्च कब होगा? सिर्फ मार्च होगा या धरना होगा? कब तक जारी रहेगा? इन सब मामलात का हम जायजा लेंगे और साथ ये भी बात करेंगे कि क्या वज़ीर आज़म इस कदर मुतमईन जो हैं तो उसके पीछे क्या वजह है? क्या इस्तीफे आने की सूरत में इतने बड़े पैमाने पर ज़िम्मी इंतखाब मुमकिन हो सकेगा, या फिर वज़ीर आज़म साहब को ये लगता है कि शायद इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे ही ना आए? सईद काजी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और धीरे धीरे दीगर जो एनालिस्ट हैं वो भी आज हमें ज्वाइन करेंगे। और आज ये एनालिस्ट बेस्ड एक शो होगा जिसमें हम
हम तज्जिया लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुल्क के हालात जा किस तरफ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। सईद काजी साहब, वज़ीर-ए-आज़म को देखें तो अपनी जगह बड़े मुतमईन, बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। दूसरी तरफ जो पीडीएम है उनकी तरफ से हर रोज एक नई डेवलपमेंट होती है। आज उस तरीके से नहीं हो सकी जितने ऐलानात किए गए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। चलें, हो सकता है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में मजीद जो है वो वाज़े लाएहमल हो। क्या होने जा रहा है? देखिए, कुछ बड़ा नहीं होने जा रहा, कोई बड़े इवेंट्स का ये ऐद ही नहीं है, काम एंड टी कप है। उसकी वजह यह है कि मैस मोबिलाइजेशन नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम दोनों अतराफ में अगर देखें तो कोई अवामी इश्यूज नहीं है। तहरीक जो बपा करना चाहते हैं उनके लिए भी अवामी इश्यूज कायम नहीं है, और जिनके खिलाफ वो जो तहरीक बना रहे हैं वो भी कोई अवामी एजेंडा उनका नहीं है। और एक इस निज़ाम पे सबका इत्तफाक है जो कि इशराफिया दोस्त और गरीब कुछ सिस्टम इस वक्त राज है एक अरसे से। लिहाजा कुछ नहीं होगा। जिस तरह से कल उन्होंने कहा था आज आर या पार होगा, आज ना आर हुआ ना पार हुआ। उसके बाद अब 13 तारीख दे दी, फिर इसके बाद जनवरी आएगा, फिर कौन कितने इस्तीफे देगा। तो ये एक लंबी कहानी है, इसे पंजाबी में दीवानी मुकदमा समझ लें। बात सिर्फ इतनी है कि जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है, हर दोनों अतराफ में अपने अपनी जो है वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरह हम मैस मोबिलाइजेशन इंडिया में देख रहे हैं और जितनी बड़ी और अवामी, और वहाँ पे अवामी इशूज हैं, वहाँ पे लोग जो है वो कह रहे हैं हमारी रोटी दो, हमें इज्जत से पहले रोटी दो, क्योंकि रोटी के बगैर कोई इज्जत नहीं होती। तो यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि मैसेज मोबिलाइज हो सकेंगे, क्योंकि मैसेज का कोई इशू नहीं है, बड़ा कोई नजरियात। लेकिन सईद काजी साहब, पीडीएम तो आवाम को यही जिसको पंजाबी में लारा कहते हैं वो दे रही है। वो ये कह रहे हैं कि महंगाई है, हम तो आपकी वजह से जो है वो बाहर निकले हैं। हालांकि एक तासुर ये भी, और हुकूमत इस तासुर को मजीद मजबूत कर रही है कि कोई अवामी एजेंडा नहीं है, सिर्फ अपनी करप्शन को बचाने के लिए जो पीडीएम है वो बाहर निकली है। मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर अवाम ये कहें कि हम किसकी तरफ देखें तो उसका जवाब क्या होगा, किसकी तरफ देखें अवाम? मेरा ख्याल है अवाम को दोनों तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग जो महंगाई है बहुत ज्यादा है, हमेशा होती है, कुचलती है। इस रियासत को चलाने का बिल जो है वो अवाम के हाथों में हर हुकूमत पकड़ा देती है। ये हुकूमत भी पकड़ा रही है, पिछली भी पकड़ा रही थी। हालात दगरगूंद आए दिन हो रहे हैं, दुनिया में रिसेशन है इसलिए ज्यादा। तो इसलिए अवाम तो इनकी तरफ देखेगी नहीं। आ जाएंगे कोई बिरयानी खाने के लिए, आ जाएंगे कोई, तो अगर मुबैना तौर पर कोई पैसे बांटे जा रहे हैं जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, तो आ जाएंगे लोग। इलेक्शन भी पैसों के ही होते हैं यहाँ पे, आपको पता है, करोड़ों का खेल है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों की आमदनियां हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मगर जो पीडीएम का दोनों तरफ की कमजोरियां क्या है, पहले पीडीएम की बात करते हैं। किसी बड़े नजरियाती कंटेंट से बिल्कुल सही और खाली मूवमेंट है। मौलाना फजल रहमान को सीटें मिले या उनको कोई कश्मीर कमेटी मिले, या जो पहले के सिलेक्टेड थे आज के सिलेक्टेड को निकाल के वो सिलेक्टेड बन जाएं, इससे अवाम का क्या लेना देना। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है उसमें भी अगर आप देखें तो इशराफिया दोस्त निज़ाम है। तो मेरे ख्याल में इस मूवमेंट में लोग तो नहीं आएंगे, और इशराफिया आपस में लड़ भिड़ के अपना कोई जगह बनाएगी। मगर जो क्योंकि यहाँ अब इन हालात में जब तहरीक ना हो तो सबसे अहम रोल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का होता है। लेकिन काजी साहब वो तो कह रहे हैं लोग आ रहे हैं। मुल्तान के जलसे में भी हमने देखे, लाहौर में भी बड़े पूरी उम्मीद है कि लोग तो निकलेंगे। रैलियां की हैं, वो कह रही हैं रैलियों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, तो लोग तो वो कह रहे हैं कि आएंगे। और अगर लोग आ गए तो लेकिन जी लोग जो देखें, ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ का शहर है। इसमें 10 अप्रैल 1986 को मैंने 30 लाख के शहर में 15 लाख लोग बेनजीर के पीछे देखे थे। तो मेरे लिए ये जुलूसियां हैं छोटी छोटी, और उसमें कोई बिरयानी नहीं बांटी गई थी, लोग खुद आए थे। या मऊ का जो मार्च था जो कई महीने माह चला था, उसमें क्या लोग जो है उनको बस से गाड़ियां भेजी गई थी, पैसे भेजे गए थे, MNAs की ड्यूटियां लगी थी, बंदे लेके आए। तो आएंगे लोग। यहाँ तो इतनी आबादी हो गई है कि 2 घंटे अगर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए तो यहाँ पे लगता है जुलूस आ गए। बट पीपल उनका दिल इसमें नहीं है। दोनों अतराफ में जो फरीकैन है, किसी का दिल उसमें नहीं है। जिस तरह हम भुट्टो को देखा था कि भुट्टो के पीछे लोग आते थे, बेनजीर के ने बड़ी बड़ी मोबिलाइजेशन की। इवन अल्ताफ हुसैन ने एक वक्त में की, जब तक वो मिडिल क्लास लीडर का एक इमेज उनका बरकरार रहा।
तो वो लोग आए, इधर कहाँ आएंगे, कौन आएगा, किस लिए ठीक है। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही रहेगा सईद काजी साहब। इफ्तिखार अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो फैसला अभी तक हमारे सामने आ सका है वो यही आ सका है, पहले तो ये डिसाइड हो रहा था कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब के पास जो है वो इस्तीफे जमा कराए जाएंगे, फिर अब अपनी अपनी पार्टी क़यादत जो है उसको जो है वो इस्तीफे दिए जाएंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनका रिस्पॉन्स बड़ा कॉन्फिडेंट है, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है अगर इस्तीफे आते हैं तो हम वहां पे इलेक्शन करा देंगे। तो ये जो उनका कॉन्फिडेंस है, क्या वजह आपको इसकी लगती है? या तो एक तो इसकी ये वजह हो सकती है कि शायद उनको लगता ही नहीं है कि इस्तीफे जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में आए जितना ऑपोजिशन जो है वो सोच रही है, या फिर आपको लगता है कि वाकई अगर इस्तीफे आ गए तो ठीक है खान साहब करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका सवाल क्या है? जी मैं यही आपसे पूछ रही हूं कि अगर हम तारीख पे नजर दौड़ाएं या फिर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो क्या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या अगर मैं आपकी पेशगोई जानना चाहूं कि क्या होने वाला है, क्या होगा? पहली बात है कि मेरे पास ऐसी कोई पेशगोई नहीं होती, मैं नजूमी नहीं होता। अच्छा। मैं सहाफी हूँ। कोई तज्जिया ही कर लीजिए। हाँ, मैं तज्जिया ये करूंगा कि कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा। ये मुल्क ऐसे ही चलेगा, इस मुल्क में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आएगी और ना ही कोई लाना चाहता है, ना मौजूदा हुक्मरान, ना जो हुक्मरान जो गुजर गए और ना वो जो इन सब के हुक्मरान हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि गरीब इज्जत के साथ जिंदगी गुजारे। गरीब इनको चाहिए मजदूर के तौर पे, तरखान लोहार के तौर पे, मिस्त्री के तौर पे, ईंटें लगाने वाले के तौर पे, ये इनको चाहिए जो इनके लिए इस अमल में इनका रोल प्ले करे। तो ये चाहते ही नहीं तब्दीली, कोई भी नहीं चाहता। ना इमरान खान का 2.5 साल देख लिया, तो एक लड़का था इमरान खान का, वो मेरे ख्याल MNA बन गया, वजीर भी बन चलिए गया। इफ्तिखार साहब मान लेते हैं कि ये आपने जो बात की इससे ऐसा लगता है कि शायद ये इशराफिया की लड़ाई है, आवाम का कोई लेना देना नहीं है। चलें अगर हम सीट बचाने की ही बात कर लें तो ये जो खान साहब इतने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि कोई मसला नहीं है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं है, जीत मेरी ही होगी, ये क्यों इतने कॉन्फिडेंट हैं, इसकी क्या वजह है? मुझे तो कुछ और ही लगा है। वो इमरान खान ने तो आज जो लोग मिले उनको कहा कि उन्हें ये एहसास होता है कि अपोजिशन इसलिए कॉन्फिडेंट है कि अपोजिशन के पीछे कुछ ममालिक हैं। वो तो आपसे तो बिल्कुल उल्टी बात उन्होंने कही है। नहीं, जो आज उनको मिले। देखें इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा जीत मेरी होगी, तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें उनका कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। मुझे नहीं पता ये जीत वाला लफ्ज कहाँ से दिया। अब आपने कहा कॉन्फिडेंस, आप पहले कॉन्फिडेंस पे रहे ना, एक सवाल पे रहे पहले आप। उन्होंने कहा कि बात यह है कि मुझे लगता है कि कुछ मुल्कों का इत्तेहाद पाकिस्तान को तगड़ा नहीं देखना चाहता। सही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के एतमाद में इजाफा होता जा रहा है, ये कहा है उन्होंने। तो इसमें जीत और हार कहाँ से आ गई? ये तो बड़ी खौफनाक बात की उन्होंने तो ये कह दिया कि सारी जो इनकी जो ताकत है वो कहीं से और से आ रही है। तो ये बहुत बड़ा इल्जाम है ना। किस पे इल्जाम लगाया उन्होंने? अपोजिशन पे लगाया ना। अपोजिशन पे लगाया। अपोजिशन कौन है? अपोजिशन कौन है? इलेक्टेड नहीं है, आर नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इनको लोगों ने वोट नहीं दिया कि सिर्फ इमरान खान की PTI के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्हीं को लोगों ने वोट दिया, जो बाकी लोग मुंतखब होके आए हैं उनको लोगों ने वोट नहीं दिया। और सिर्फ ईमानदार वही हैं PTI के जो अरकान है, बाकी पाकिस्तान की असेंबली में बैठे हुए जो सैकड़ों लोग हैं वो सब के सब हिंदुस्तान के एजेंट हैं और गैर मुल्की एजेंट हैं। ये क्या फलसफा हुआ? ठीक है। अच्छा इफ्तिखार साहब, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मुझे क्विकली जरा बता दीजिएगा कि अब आपको क्या लग रहा है, हर हरबा इख्तियार करने या अपनाने के मूड में है PDM इस वक्त, क्योंकि सब ऑप्शंस उन्होंने खुले रखे हैं। हर हरबा दोनों फ्रीकैन आजमा रहे हैं। एक ने पानी छोड़ दिया ग्राउंड में और एक ने कहा हम जलसा करेंगे। ठीक है, सही है। एक छोटा सा मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना है, क्विकली मैं ब्रेक लेकर वापस आती हूँ। दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ अगर ये दावा होता है कि हुकूमत को फर्क पड़ चुका, कुर्सी जो है वो हिल चुकी है, लाहौर का जलसा जो है वो तारीखी जलसा साबित होगा, तो दूसरी तरफ जो है वो ये दावा सामने आता है कि जीत तो हमारी होगी और लाहौर का जलसा जो है वो इन पीडीएम के ताबूत में एक आखिरी खेल साबित होगा। तो दोनों तरफ से ये जो बयानात हैं वो जोरों शोर से दागे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल क्या बन रही है ये हम अपने तज्ज़ियाकारों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड होगा क्या, इवेंचुअली होने क्या वाला है। सईद काजी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद काजी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपसे कुछ देर पहले एक प्रोग्राम के अंदर एहसन इकबाल साहब ने ये कहा है कि हमसे राब्ता हुआ है, हुकूमत की तरफ से कैबिनेट के कुछ लोगों ने किया है, एक से ज्यादा लोगों ने किया है, लेकिन हमने इनकार कर दिया है क्योंकि टाइम जो है वो गुजर चुका है। आपको लगता है कि इस तरह के कोई राब्ते हो रहे हैं या बातचीत के लिए अब हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है? देखिए, राब्ते तो हमेशा रहते हैं। अगर दो मुल्कों के दरमियान जंग भी हो रही हो तो राब्ते तो उनके दरमियान रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि देखिए ना, दोनों तरफ से जो पीडीएम की तरफ से जो मुतालबा है वो कैसे, किस पे बात करेंगे। सवाल ये है कि किस बात पे करें कि जी वो आप जो है वो छोड़ दें, हुकूमत छोड़ दें, हमें दे दें, या जो सिलेक्टेड हैं वो पुराने सिलेक्टेड जो हैं वो उनको दोबारा से सिलेक्ट कर लें। मतलब क्या लड़ाई क्या है? यहाँ सबको पता है इलेक्टोरल सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है, यहाँ सबको पता है कि जनाब 30-40 लाख में कोई पता इलेक्शन नहीं लड़ सकता, यहाँ सबको पता है कि इलेक्शन एज एन इन्वेस्टमेंट लड़ा जाता है और उसके बाद उसके प्रॉफिट क्या होते हैं ये सबके इल्म में है। तो सवाल ये है कि कौन सा वो फंडामेंटल इशू है जो हुकूमत के दरमियान, या मिसाल के तौर पे इंडिया में जो जंग हो रही है वो कह रहे हैं ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट खत्म करें, ये कार्टल्स जो हैं और जो इंटरनेशनल कार्टल और कॉर्पोरेशन हैं इनके जरिए हमें कुचले मत। तो एक मीनिंगफुल तहरीक वहाँ बन रही है और फैल रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कोई बुनियादी इशू जिसका जिक्र किया अभी हमारे मोहतरम इफ्तिखार अहमद साहब ने, कोई क्या वो अंडर डिस्कशन है? एक साफ पानी का गिलास इनकी सक्सेसिव गवर्नमेंट हमें दे नहीं सकी, तो वोट को इज्जत क्या देनी है जिसको साफ पानी नहीं दे सकते, ना ये दे सके जो आए हैं। तो बेसिकली ये पूरा निजाम हाईजैक्ड है, पब्लिक पॉलिसी का कैप्चर हो चुका है। 1% के लिए इस मुल्क के तमाम रियासती जो आपके रेवेन्यूज हैं 1% पे खर्च होते हैं, पुल इनके बनते हैं, हाउसिंग सोसाइटियां इनकी बनती हैं। अब आपकी कहाँ पे है जो है आपकी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी क्या है आम आदमी के लिए, आपकी हाउसिंग पॉलिसी क्या है आम आदमी के लिए, आपकी हेल्थ पॉलिसी क्या है आम आदमी के लिए, आपके एजुकेशन की क्या इस बात पे लड़ाई हो रही है पीटीएम की और इन लोगों की? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़ाई इसलिए हो रही है कि केक में से किसका हिस्सा कितना है, और जो रियासती लड़ाई इस बात पर हो रही है कि केक में से कितना हिस्सा किसका है। ये बातचीत वाली जो बात अभी सामने आई, इफ्तिखार अहमद साहब, मेहर बुखारी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार है, एंकर पर्सन है। वेलकम कहेंगे हम मेहर बुखारी साहिबा को। इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ में सवाल लेकर आ रही थी कि क्या आपको क्या लगता है कि एक तासुर ये भी जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि मिलता है कि शायद पहले जब अपोजिशन गिले शिकवे करती थी कि वज़ीर आज़म साहब तो बात करने के मूड में नहीं होते, वो अपने अपोजिशन वाले फेस से बाहर नहीं आए हैं, तो वज़ीर आज़म साहब इसलिए बात करने के मूड में नहीं होते थे क्योंकि वो खुद सियासी शहीद बनना चाहते थे। अब आपको लगता है कि ये तासुर दुरुस्त है क्या? नहीं, देखें, हमारे पास अब कोई और शहीद लेने के लिए ना तो वक्त है और ना ये कौम इसको और एक शहीद को ले सकती है। ये नहीं है, बात बेसिक वही है कि किन चीजों के ऊपर डिबेट है। जो गलती पीटीआई से हुई है वो बड़ी खौफनाक है। पीटीआई ने कहा था कि हम इन दो करप्ट, बेईमान, चोर, लफंगों और लूट मार करने वालों से जान छुड़ा के पाकिस्तान के अवाम को एक नई जिंदगी देंगे, और उस जिंदगी के उन्होंने ख्वाब दिखाया। अगर उनकी सारी तकारीर आप इमरान खान साहब की सुन लें तो वो होप है, उम्मीद है। उस होप और उम्मीद की बिना पर वोट भी ज्यादा पड़ा। अगर पहले वोट 45 लोग डालते थे तो फिर 45 के बजाय 49-51 लोगों ने आके वोट डाला। ठीक है, अब 2.5 साल गुजर जाने के बाद उनमें से कोई भी होप पूरी नहीं हुई। कुछ होप्स होती हैं जो आपकी इक्तिसादियात से मुतल्लिक होती हैं। चले, मैं इस पर डिबेट नहीं करता कि आपके पास पैसा नहीं था, वो चोर चके लफंगे लुटेरे जो थे वो लूट कितना खा गए और इतना कर्जा चढ़ा गए कि आपके बस की बात नहीं। चले, मैंने मान लिया, लेकिन मुझे बताएं गवर्नेंस जो है, गवर्नेंस तो नहीं के पास है ना,
कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, तमाम महकमे इनके अंडर है ना इस वक्त। ये तो वो बदमाश चोर चक्के तो नहीं चला रहे। अब जब गवर्नेंस इनके पास है, सिस्टम इनके पास है, तो ये लोगों को उस सिस्टम के जरिए इंसाफ क्यों नहीं दिला पा रहे? पहले तो लोग गलत थे, तो लूटमार कर रहे थे, वो तो उनकी तो नीयत भी अच्छी नहीं थी, ठीक है। इनकी नीयत भी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, और बकौल अपना ईमानदार प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की बेईमानी भी कोई नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का कोई खानदान भी नहीं है। उसका जवाब वो देते हैं ना इफ्तिखार साहब, वो ये कहते हैं कि सिस्टम को इतना बिठा कर चले गए हैं पिछले जाने वाले। एक सेकंड बीबी, आप एक को प्रॉब्लम पे हम सब दोस्तों की क्या होती है, हम दूसरे की बात नहीं सुनते। सिस्टम क्या बिठा गए हैं? वो कमिश्नर चेंज साथ ले गए हैं, डिप्टी कमिश्नर साथ ले गए हैं, एसी साथ ले गए हैं, एसपी साथ ले गए हैं, एसपी की जीप भी साथ ले गए हैं, एसपी की गाड़ी भी साथ ले गए हैं। वो ये भी कहते हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारे साथ ताउन नहीं करती, बहुत सारे मसाइल उनके माफियाज का जिक्र करते हैं। रुक जाए ना। तो 2.5 साल से फिर करके इतनी ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी पंजाब में, तो क्या शिक्षा से फिर क्या है? अगर ये मैं इसलिए गवर्नेंस पे बहस करना चाह रहा हूँ आपसे कि गवर्नेंस में पैसा नहीं चाहिए, फंड्स नहीं चाहिए। ये जो रोना रोते हैं रोज हमें, वो लूट के खा गए, लुटेरे थे, लुटेरे। मैं मानता हूँ वो लुटेरे थे, वो उनको तबाह बर्बाद कर गए, कर्जा इतना चढ़ा गए कि दे नहीं पा रहे। और भाई गवर्नेंस का कौन जवाब देगा? 2.5 साल से आप गवर्नमेंट चला रहे हैं। हालत आपकी ये है कि केपीए में 10 साल से तकरीबन आप हैं। कल ऑक्सीजन ना अवेलेबल होने, ठीक है, वो जो मसला ऑक्सीजन का बिल्कुल आप कह रहे हैं, हमारी बिल्कुल बात भी हुई, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट भी किया। मेहर बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेहर बुखारी साहिबा, हम इससे आपके आने से पहले भी ये डिस्कशन कर रहे थे करंट सिचुएशन के हवाले से कि पीडीएम जो बहुत ज्यादा दावे कर रही थी कि आज का इजलास होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आपको आज के इजलास के बाद कुछ वजाहत नजर आई है? उनका रोड मैप कुछ वाज़ेह हो सका है कि करने क्या जा रहे हैं, वो किस तरह से हुकूमत को मुश्किल में डालेंगे? शुक्रिया आयशा। एक तो इफ्तिखार साहब उस्ताद हैं और मैं उनकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि सारा जो ग्राउंड फराम किया है पीडीएम को कि ये इसी वक्त चाह रहे हैं कि टाइमिंग इज ऑफ एसेंस, कि अब डू और डाई, कर दौड़ो, आर या पार, वो इसीलिए क्योंकि लैक ऑफ गवर्नेंस है इस मुल्क में। इसके ऊपर कोई शक नहीं है। आई थिंक इस पर डिबेट भी नहीं होनी चाहिए। बहुत मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है। आपने एक इतना बड़ा सूबा जो वैसे पूरी दुनिया के अंदर 7th लार्जेस्ट कंट्री बन सकता है टू इटसेल्फ, वो आपने बुज़दार साहब के हवाले कर दिया है। जो जितने भी नेक नियत हो उनके अंदर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बहरहाल नहीं है, ये हम 2.5 साल में देख चुके हैं। सो एक बैड टीम जो है वो ओवरशैडो कर गई है इमरान खान की जितनी भी नेक नियति जो है, जिसके ऊपर उनके वोटर उनको लाए थे और खुश हुआ, पूरी कौम खुश हुई थी। सो ये हकीकत अनटू इटसेल्फ फ्यूल कर रही है पीडीएम के जलसे को, उनकी ड्राइव को, उनके पैशन को, और वो जो मकासद अचीव करना चाहते हैं। दैट बीइंग सेड, पीडीएम का भी अवाम उन्नास से कोई लेना देना नहीं है। आज जो असल इश्यूज हैं अवाम के, उससे लेना देना बहरा इनका नहीं है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि आज जो ऐलान करने थे, बेहतर होता फिर एक बड़ा लाहे अमल सामने रखते, लॉन्ग मार्च कब होगा, कैसे होगा, इस्तीफे जो हैं बताते कि 31 दिसंबर का भी लीडरान की तरफ जाने को कहा है। सो ये अभी भी तुर्क का पत्ता फेंका है। इस्तीफे बहुत बड़ा एक प्रेशर टैक्टिक है। ये तब भी लीडरान के पास जाएंगे, तब तक वक़्त नहीं हासिल कर सकेंगे, या ये बेमायने रहेंगे जब तक कि स्पीकर को मौसूल ना हो जाए। तो अभी तक तो अगर ये कहा जाए कि 1-1.5 महीने की स्पेस और ब्रीदर दे दिया इस गवर्नमेंट को, तो गलत ना होगा, क्योंकि लाहौर जलसे के बाद ये फिर भी उनके पास वक्त होगा इनको इंगेज करने का। आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि एनआरओ केसेस के अलावा हर चीज़ पे बात करने के लिए तैयार हूँ। तो एक कॉमन मिनिमम एजेंडा जो है वो बहरहाल तय कर लेना चाहिए। ये हुकूमत अगर ये ना कर पाई तो ये इनकी सिंगुलर बिगेस्ट मिस्टेक और फेलियर होगा, और अगर ना कर पाई तो ये और करना चाहे और पीडीएम इसको फिर भी रद्द करती रहे तो ये उनको एक्सपोज करेगा मज़ीद। आपको लगता है कि कोई खदशा मौजूद है? क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने जो एक स्टेटमेंट दी थी कि जो लोग इस्तीफे नहीं देंगे उनका अवाम को कहा कि उनका घेराव करें, तो कोई खदशा मौजूद है कि शायद हमारे कहने पे लोग इस्तीफे ना दें? आयशा, हमेशा ही मौजूद होता है, कब नहीं होता इस सिस्टम के अंदर। तो प्री पोल रिगिंग का मसला है ना, वो दबाव जो आपको एक जमात से दूसरी जमात के अंदर मुंतकिल कर देता है बड़े आराम से, एक हवाई जहाज के तहत या एक घेराव के तहत, वही वाला प्रेशर होता है जो आपको इस्तीफे ना देने के ऊपर भी मजबूर कर देता है। तो ये प्रेशर अगर
باتیں نہیں ہیں تو یہ تو ہم اپنی گراؤنڈ ریالٹی سے انکاری ہیں. مگر بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے. بڑا مسئلہ ابھی یہ ہے کہ بیونڈ استعفے کا اگر یہ فلوک ہے یا ایک پریشر ٹیکٹک ہے کہ نہیں, آپ نے دیکھنا یہ کہ وے فارورڈ کیا ہے, اب نکلنا کیسے ہے اس بحران سے. اگر واقعی سویلین بالادستی ایشو ہے, واقعی رول آف لا ایشو ہے, تو پھر اس کے اوپر بات کرنا پڑے گا. ایک نیا چارٹر جو ہے وہ مرتب کرنا پڑے گا کہ کون سے وہ بڑے ایشوز ہیں جن کو ہم نے پولیٹیکل شاک سے محفوظ رکھنا ہے. کوئی بھی حکومت آئے, بڑے بڑے پروجیکٹس آتی ہیں حکومتیں, پولیٹیکل کنسسٹنسی ہمیں دکھائی نہیں دیتی, وہ ابینڈن کر دیے جاتے ہیں. 80 ایک بار پھر آپ ری انوینٹ دا ویل والی تھیوری شروع کر دیتے ہیں. اس سے نکلتا عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. سو ہمیں ایک پولیٹیکل سرٹنٹی چاہیے, چیزوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, جن چیزوں کے بارے میں آپ بات کریں, آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی طرف دیکھیں یا حکومت کی طرف دیکھیں, کوئی اس پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہا ہے جس طرح آپ بات کر رہی ہیں کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے کہ ملک کی بہتری کس میں ہے, کچھ سوچنے کی اہلیت رکھتا ہے یا سوچنا چاہ رہا ہے اس پوائنٹ کے اوپر؟ دیکھیں عائشہ, اگر نہیں ہے ان کا یہ مقصد تو پھر آپ کا اور میرا کام ہے ان کو ایکسپوز کرنا, بیکاز پھر بات آ جائے گی اسی بات کے اوپر کہ مولانا صاحب ارریلیونٹ ہونے کی جنگ لڑ رہے ہیں, ریلیونسی کی جنگ لڑ رہے ہیں. پھر بات آ جائے گی کہ میاں بڑے میاں صاحب کو بھی لنڈن میں بیٹھ کے 2 بڑے ایشوز ہیں, ایک اپنی نااہلی اور ایک مریم صاحبہ کو اپنا اقتدار اور پارٹی کی کمان ہینڈ اوور کرنا. اور وہی بات رہ جائے گی کہ زرداری صاحب کو بھی پھر اپنے کیسز ہی لے ڈوبے ہیں منی لانڈرنگ کے, جس کی وجہ سے کوئی آج ڈائیلاگ نہیں چاہ رہا. یہ سب جو ہیں حلف لے کے اسمبلیوں کا حصہ بنے ہیں. مساق جمہوریت کے اندر کنٹینیوٹی کے لیے کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہم نے سسٹم کو نہیں اب خراب کرنا, ہم نے پولیٹیکل گورنمنٹس کو ان کا ٹینیور پورے کرنے دینا ہے. تو یہ آپ کو میرا کام ہے پھر ایکسپوز کرنا, بیکاز اگر یہ نہیں آئیں گے, دیکھیں نا, بات چیت سے یا لانگ مارچز سے یا دھرنے دینے سے سویلین بالادستی پوری نہیں ہوتی. لنڈن میں بیٹھ کے کہنا کہ یہ سسٹم ہی سارا بنانا ریپبلک ہے پاکستان میں, تو وہ رول آف لا بھی انشور نہیں ہوتا. اس سے آپ کو آ کے سامنا کرنا پڑے گا. جیسا بھی سسٹم ہے اس میں آپ نے اپنا فار دا بیٹر ہاف آف دا 73 ایئرز 74 ایئرز آپ نے اپنا پرسہ ڈالا ہے اس کو ادھر تک لانے میں. تو اصلاحات کہاں تھی؟ وہ اصلاحات اور سسٹم ریفارم آپ کو سب آج یاد آیا ہے باہر بیٹھ کے. اور پھر عمران خان صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں اپنی لچک دکھانی ہوگی ایز اے اسٹیٹسمین. ہی از ناٹ دا لیڈر آف اے پولیٹیکل پارٹی اینی مور. وہ ایک ملک کے وزیر اعظم ہے, ان کو ایک اسٹیٹسمین بن کے دکھانا ہوگا. یہ سارے ایکسپوز ہوں گے. پھر اس امام میں سبھی ننگے ہیں. پھر آپ کو میرا کام آتا ہے ایز اے واچ ڈاگ کے ایکسپوز کریں سب کو, بیکاز یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کرونا کے لیے آپ عوام کو کہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالو اور پہنچ جاؤ, اور اس کے بعد ایک جگہ آکسیجن نہ ملے, دوسری جگہ اپوزیشن آپ کو دکھیل رہی ہے. یہ تو معذرت کے ساتھ دس از ہیلتھ شو. اس کے علاوہ بندہ کیا کہے, ایک بندے کو دکھ ہی ہوتا ہے. ادھر آج کوئی مخلص نہیں دکھائی دے رہا اس عوام کے ساتھ, کوئی مخلص نہیں ہے عوام کے ساتھ. اور یہی شاید ساری گفتگو کا کرکس ہے کہ سب لوگ جو ہیں اپنے اپنے مفادات کی سیاست کریں. مہر بخاری صاحبہ, افتخار احمد صاحب, سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود. اور میرے بیٹے نے علیحدہ بند کیتا ہے, میری بیٹیاں اور میری گھر والی نے علیحدہ بند کیتا ہے. بھئی تھوڑا کو پتہ نہ لگے جی کڈے تے کڈے نہیں. ان ساتھیاں لفنگے بدماش گنڈے, اور آپ بھی میری بیٹیاں نال اور میری بیوی نال بہت زیادتی کیتی نے, زناخوری کریندے رہ گئے. بڑے طریقے بہانے نال نکلاں, تھانے کروڑ درخواست دیتی ہے, جج تے ریٹ کیتی ہے. تو سیاسی دباؤ ہے, کوئی بھی میری نہیں سن رہا. یہ 22-23 لاکھ روپیہ وہ بھی کھا گیا ہے. جس ٹائم میں گھر ہوئے اس نال گیا تو میرے کو 7 لاکھ روپیہ وہ بھی کھا گیا ہے. پاکستان میں ریپ کے مسلسل بڑھتے ہوئے واقعات نے شہریوں کو بے حد خوفزدہ کر کے رکھ دیا ہے. خوفزدہ بھی کیوں نہ ہوں, جس معاشرے میں 6 مہینے کی معصوم بچیاں محفوظ نہ ہوں, وہاں کیا کیا اور کہاں جا سکتا ہے. معاشرتی طور پر بے حسی تو ہے ہی, مگر قانون کا اطلاق کرنے والے ادارے بھی ہر طرح کے جرائم کو روکنے میں ناکام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. پنجاب کے ضلع لیا میں ایک اور درندگی کے واقعے نے دل دہلا دیے ہیں. ایک خاتون ان کی 2 بیٹیوں اور بہو کو اغوا کرنے کے بعد مبینہ طور پر گینگ ریپ کا نشانہ بنا دیا گیا. یہ قیامت ایک دفعہ ہی نہیں بلکہ پورے 9 مہینے تک ڈھائی جاتی رہی. لیا کے تحصیل چبارہ کی رہائشی خاتون کی جانب سے پولیس کو دی گئی درخواست میں بتایا گیا ہے کہ انہیں 2 بیٹیوں اور بہو سمیت 9 افراد نے قید میں رکھا. خاتون نے الزام لگایا کہ بااثر مقسی خاندان کے 9 افراد نے ریپ کا نشانہ ان کو بنایا. بیٹے کے جو پسند کی شادی ہے اس کی سزا اس کی ماں, بہنوں اور بھابھی کو دی جاتی رہی. متاثرہ فضلہ بی بی نے بتایا کہ ان کا ایک بیٹا ایک لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا تھا, جس کے بعد ملزمان نے معاملات خوش اسلوبی سے حل کرانے
की यकीन दहानी कराई थी, जिसके बाद मुल्जिमान झूठ बोलकर इसके खानदान की खवातीन को अपने घर ले आए और कैद कर लिया, जिसके बाद खातून वहां से फरार हो गई और अदालत से राब्ता किया, जिस पर अदालत ने पुलिस को कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया। हुक्म जारी होने के बाद पुलिस ने मुतासरा खातून के साथ जाकर इसकी बेटियों और बहू को जाहिद हुसैन मक्सी से बाजियाब करवा लिया था। मुतासरा खातून के मुताबिक दरिंदगी और वहशत के इस वाक़े के बाद जाहिद हुसैन और मुल्जिमान ने आखिर में एक सादा कागज पर जबरदस्ती अंगूठे के निशान भी लगवाकर उनकी जमीन भी अपने नाम करवा ली थी। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खवातीन को बाजियाब करा लिया गया है, जबकि खातून की शिकायत पर पीपीसी की दफा 376 के तहत फौजदारी मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जबकि इस सब वाक़े के बाद मुल्जिमान अदालत से पूरी जमानत पर रिहा हो गए। इस सारे वाक़े के मुल्जिम जाहिद मक्सी ने आयद करदा तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है, मगर यहाँ एक पहलू ऐसा भी है जो हमारे मुआशरे में कई सवालात छोड़ जाता है, और वो ये कि जाहिद हुसैन मक्सी अभी तक सेशन कोर्ट से जमानत पर रहा है, जब एक शख्स के खिलाफ अदालत खुद कार्रवाई का हुक्म दे चुकी है और इसकी बिना पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, तो मुल्जिम अदालत से जमानत पर रिहा हो कैसे गया? क्या हमारे मुआशरे के दही इलाकों में किसी की गुर्बत, कम इल्मी और मजबूरी के सबब इस दरिंदगी और असमत दरी का निशाना बनाया जाता रहेगा कि किसी एक शख्स के जुर्म की सजा गरीब और मजलूम खानदान की तमाम खवातीन के साथ गैंग रेप की सूरत में दी जाएगी? 9 महीने तक एक खानदान को जबरी तौर पर रखा गया और कानून या इंसानी हकूक के इदारे इस तरह सोए रहे कि कोई जान नहीं सका कि खानदान गायब है तो कहाँ गायब है। पुलिस इस सारे वाक़े पर आंखें क्यों बंद करके फिरती रही? जुल्म और बाबरियत के इस वाक़े पर मुआशरे की आंखें क्यों बंद हैं? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सादिया बतूल, मुतासरा लड़की हैं ये, और सादिया मुझे ये बताइएगा, जो हुआ बहुत बुरा हुआ और हम इस गम की घड़ी में आपके साथ शरीक हैं, मुझे बताइएगा कि कैसे वाक़या पेश आया और किस तरह से आपको कैद रखा गया? जी, मेरे भाई ने कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज की वजह से हम गए हैं, जैद मुगस्सी ने बुलाया है, बहाने से हमें अपने घर लेके गए। 9 माह तक पहले आजाद रखते थे, 2 माह में, और हमें पहले प्यार दे देते थे हमें और मेरी भाभी को, मेरी अम्मी को, मेरी छोटी बहन को कैद में रख के, और मुझे भी कैद में रख के। जो लोग आपको लेकर गए, ये सादिया, ये आप इनको पहचानती हैं? कौन लोग थे? जी, मेरे अब्बू के कजन थे, इमरान बहादुर और कमरान बहादुर, और उनका जो जैद मुगस्सी सुबानी बस्ती से बुलाया है इमरान बहादुर ने। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं सादिया कि 9 महीने तक कहा जा रहा है कि आप लोगों के साथ ज्यादती होती रही। इस तमाम अरसे में क्या आपकी कहीं कोई रसाई नहीं थी? आपने किसी को नहीं बताया कि आपके साथ क्या हो रहा है? हम कैसे निकलते थे? हमें बंद करके रखा था ताले में, हम कैसे निकलते थे? हाँ जी, कोई शोर शराबा भी नहीं आपने किया कोई? क्योंकि लोग आसपास के जानते होते हैं, या कोई शोर शराबा घर के अंदर से आए, इस तरह की भी कोई चीज? में रखते थे ना, कुंडी लगा देते थे बाहर। हाँ जी, बहुत जुल्म किया, बहुत ज्यादती की। मेरी छोटी बहन थी और मेरी भाभी थी। ठीक है, साथ ही रहेगा नासिर हयात, नुमाइंदा न्यू न्यूज लिया हमारे साथ मौजूद है। नासिर, मुझे ये बताएगा कि ये पुलिस क्या कर रही है? ये भी इतलात आ रही हैं कि वो जो है वो अभी रिहा हो चुके हैं जो मुल्जिमान हैं, क्या सिलसिला है ये? जी आयशा, वो अभी तक जो है तमाम मुल्जिमान हैं वो अबूरी जमानत पर हैं, जितने भी 9 के 9 मुल्जिमान हैं, और 12 दिसंबर को उनकी आइंदा पेशी है अदालत में। ये पुलिस की रवायती सुस्ती कहा जाए या कोई सियासी प्रेशर कहा जाए, एक तो पहले मुकदमा जो है वो 3 दिसंबर को हुआ है, यानी कि 15 दिन तकरीबन लेट दर्ज हुआ है, हालांकि अदालत का अहकामात थे कि इसके मुताबिक कार्रवाई की जाए। उसके बाद भी मुकदमा दर्ज करने के बाद भी मुल्जमान जो है वो जाके अबूरी जमानत पर करवा लेते हैं अदालत में, और अभी तक कोई भी गिरफ्तारी और इसके अलावा भी कोई तफ्तीश सामने नहीं आई पुलिस की तरफ से। अच्छा, कोई और अब क्या होगा फिर आगे? जी, डीपीओ